सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज हिंदी व्याकरण में आपको पाठ 2 वर्ण विचार, हमारा जो शीर्षक चल रहा है वो क्या था, वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से सीखा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत बच्चों हमारा आ जाता है कि वर्ण उच्चारण कहाँ से होते हैं। जो सारे वर्ण अभी तक हम लोगों ने पढ़े उनका एक उच्चारण स्थान भी होता है, यानी कि वो जो वर्ण जो होती हैं वो बोले जाते हैं तो उनका स्थान होता है। उन स्थानों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बच्चों मुंह से जो हमारे वर्ण निकलते हैं वो अलग अलग स्थानों से निकलते हैं। उन स्थानों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले वर्णों के स्थान में पहले होता है कि कंठ यानी कि गला, तालु, मूर्धा, में ये सारे हिंदी में होते हैं और इन्हीं का संस्कृत में भी है, यानी कि जो वर्ण हिंदी में होते हैं वो हमारे संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी संस्कृत का जो वर्ण है वो सेम ही होता है, यानी एक ही तरह के होते हैं, अलग अलग तो होते नहीं, कोई डिफरेंट उसमें होता नहीं है, तो उनका उच्चारण स्थान भी एक ही होता है। तो अब हम लोगों ने हिंदी देखी तो अब हम लोग उसको संस्कृत में भी देख लेते हैं कि संस्कृत में कंठ यानी कि गला, जिसको कंठे बोलते हैं, ठीक, जिसको कंठे बोलते हैं। तालु, जिसको संस्कृत में तालव्य कहा जाता है। जिसको मूर्धा होता है, जो हिंदी में होते हैं, उसको हम संस्कृत में मूर्धन्य कहते हैं। दांत तो आप जानते ही हो, इसको संस्कृत में बोलते हैं दंत्य। उसके बाद हमारा दोनों होठ आ जाते हैं जिसको बोलते हैं ओष्ठ्य। इनके अलावा बच्चों कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो एक स्थान से ना उच्चारण होकर के दोनों स्थानों को स्पर्श करते हैं, उनसे होता है उच्चारण। जैसे कि हमारा हिंदी में हो गया कंठ और तालु, इसको संस्कृत में बोलेंगे कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दो हो गए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, संधि कर देते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं कंठ तालव्य। दूसरा है कंठ और ओठ, तो हो जाएंगे कंठ और ओष्ठ हो गए यहाँ पे, तो इन दोनों को हम जोड़ के बोलेंगे कंठ ओष्ठ्य। ठीक, अब दांत और ओठ हो गए, इन दोनों को जोड़ करके बोलेंगे दंतो ओष्ठ्य। ठीक, दंतोष्ठ्य जोड़ देंगे शब्द को, हो जाएगा दंतोष्ठ्य। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, यानी कि वहाँ कहाँ से किस तरह से उच्चारित की जाती है। तो हम लोग पहले जो हमारा था कंठ यानी कि कंठ यानी कि गला, गला से उच्चारण हमारा है छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग यानी कि हमारा पांचों वर्ण आ जाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, उसके बाद विसर्ग। ठीक, ये जब इतने हमारे कंठ यानी से उच्चारित होते हैं, यानी कि गले से। दूसरा हमारा आ जाता है तालु, जिसको संस्कृत में बोलते हैं हमारा तालव्य। तालव्य से उच्चारण होने वाले जो हमारे वर्ण हैं बच्चों वो कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, इय, 5 वर्ण ये हमारे हो गए। उसके बाद है या और श। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो होता है मूर्धा। तो मूर्धा को संस्कृत में हमने बताया ना, अभी क्या कहते हैं, मूर्धन्य। तो ये होते हैं, इसके स्थान पे होता है ऋ। ठीक है, टावर्ग में हमारा 5 आ जाएंगे, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अ, र और उसके बाद हो जाएंगे श। अब देखते हैं हमारे इसके बाद कौन सा है, दांत यानी कि दंत्य। दंत्य के अंतर्गत हमारे जो दांतों से टच होकर के निकलते हैं तो वो हो जाएंगे ता, पूरा तावर्ग हो जाएगा हमारा, जो 5 आते हैं हमारे, ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। और इसमें एक और आ जाएगा यानी कि नुक्ता वाला ज। जा तो होता ही है, जा तो हमारा ये था ही, लेकिन यहाँ पे नुक्ता वाला जा आ जाएगा यानी कि ज, है ना, वो आ जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं दोनों ओठों से, यानी कि हमारे दोनों ओठ है उनको से कौन से वर्ण आते हैं। तो इसको संस्कृत में कहेंगे ओष्ठ्य। हाँ, ओष्ठ्य में आ जाएंगे आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, यानी कि इतने सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब हमारा जो हमारे ऐसे जो वर्ण हैं जो 2 स्थानों को छू करके एक साथ निकलते हैं, तो हमारे उसके अंतर्गत हमारे कंठ और क्या आ जाएंगे, तालु से छूने वाले, इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। तो इसके अंतर्गत हमारे ए और अय आते हैं।
यानी कि ये दो स्वर आ जाएंगे। फिर हमारा आता है कंठ और ओठ, दो हमारे हो गए, तो कंठोष्ठ्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे बच्चों ओ और औ, यानी कि ये दोनों स्वर उच्चारण होते हैं। लास्ट में हमारा आता है दांत और ओठ, यानी कि दांत और ओष्ठ से हो जाए तो हो जाएगा दंतोष्ठ्य, यानी कि इसके अंतर्गत हमारा वा का उच्चारण होता है। और एक जो वर्ण आ जाता है यानी कि नुक्ता वाले, तो नुक्ता में हमारे दो मैंने बताए थे ना आपको कि ज आता है और फ आता है, तो फ का उच्चारण दांत और ओठ से होता है। ठीक, अब इन सारी चीजों को एक बार हम चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं कि चित्र के द्वारा वो चीज हमारी कहाँ पे आपकी आती है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा क्या था, कंठ, कंठ यानी कि गला, गला से उच्चारण होने वाले क, ये गले है ना, यहाँ पे ये बिंदु बनी हुई है, तो यहाँ पे कंठ में क वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग और हा आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कंठ के बाद कौन सा आता था, तालु। तो तालु जो होते हैं, यानी कि हम सीरियल से चलेंगे एक के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ के बाद कंठ के बाद हम मूर्धा बोल देंगे, ऐसा नहीं है। कंठ के बाद हमारा सेकंड होता है तालु, यानी कि ये हमारा कंठ है, कंठ के बाद हमारे आते हैं तालु। तालु के बाद आएगा मूर्धा, मूर्धा यानी कि हमारे जो ऊपर का भाग होता है उसको मूर्धा कहते हैं। ये वाला जो होता है ये ऊपर का भाग, यहाँ हमारी जीभ होती है और ये भाग जो होता है इसको कहा जाता है मूर्धा। तालु के, ये तालु के ऊपर होता है, तो मूर्धा। कंठ के बाद हमारा बच्चों आ जाता है कि तालु, यानी कि कंठ के बाद, ये हमारा कंठ हो गया, कंठ के बाद हमारा आ जाएगा तालु। तो तालु जो है वो होता है यहाँ पर ये भाग, ये हमारा जो होता है ये तालु होता है, कंठ के ऊपर का ये वाला भाग। तो तालु के अंतर्गत चा वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, या और शा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर का हिस्सा आएगा, यानी कि कंठ के बाद तालु आया, तालु के बाद हमारा जो दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत टा वर्ग, री और शा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा उसके बाद जो मूर्धा के बाद जो हमारी आती है वो हमारा क्या आएगा, दांत। तो दांत ये है हमारे, दांत तो आप जानते ही होंगे। तो दांत जो है हमारे ये, इसमें हमारा जो होता है दंत, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंतर्गत ट वर्ग और श आता है। ठीक है, ये है। अब इसके बाद दांत के बाद हम क्या आ जाता है हमारा ओठ। तो होठ में हमारे जो बच्चों आ जाएंगे, ये हमारे होठ है, इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा पा वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा, यानी कि ये सीधा ना चढ़ करके ये उल्टा होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ये तरह से ये उल्टे चलते हैं। इसके बाद हमारे जो दो वर्ण आते हैं, दो वर्णों में मिले होते हैं, उसमें है दंत और ओष्ठ से मिलकर के हमारा बनता है व। ओष्ठ और कंठ मिलकर के ओ, आओ और आगत वर्ण जो मैंने बताए थे आपको, आगत वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो हो जाएगा दंत मूल से र और ला का उच्चारण होता है। दंत मूल यहाँ पे होते हैं। दंतों में पांचवा जो हमारी ये पांचवी जो पंक्ति होती है ये वाली लास्ट वाली, यानी कि अंगा, इया, अड़ा, नाप और मा, ये सारे जो होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। यानी कि ये मूर्धा को छूते हुए नाक से इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि ये हमारा है नासिका, तो नासिका यानी कि हमारी ये जो नाक होती है ना, इसका उच्चारण वहां से होता है। ठीक, ये हो गए। इसके बाद हम लोगों का आता है उच्चारण स्थान के बाद बच्चों आता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। उच्चारण स्थान तो हम लोग ने जहाँ जान लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमारे इसमें पहला टॉपिक आता है उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत हमारे जो होते हैं वो आते हैं, पहला तो वर्ण हमारा ये हो गया डा, तो आप जानते होंगे डा से डलिया, डलिया के नीचे बिंदी लगती है ऐसे, और ये हमारा दूसरा वर्ण हो जाता है ढा, यानी ढा से ढक्कन। तो ढक्कन के नीचे भी इसके अंदर छोटी सी बिंदी लग जाती है, तो ये वर्ण जो होते हैं वो उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं बच्चों ये वाला जो वर्ण हमारा आता है ये, तो इसका जो सबसे बड़ा अंतर, यानी कि इन दोनों से यहाँ का अंतर होता है। अंतर क्या होते हैं कि इनसे तो हमारे वाक्यों यानी शब्दों की जो होती है वो शुरुआत होती है, लेकिन इन दोनों वर्णों से शब्दों की शुरुआत नहीं होती। ये दोनों वर्ण जो होते हैं हमेशा बीच में आती हैं या फिर ये अंत में आती है। ठीक, इनका जो उच्चारण भी थोड़ा सा अलग होता
है, इसमें बिंदी लग, पहले तो हम ड बोलते हैं, बिंदी लगने के बाद ये हो जाता है ड, यानी कि उच्चारण भी इसका अलग हो जाता है ड। अब यहाँ पे ढ है, इसमें बिंदी लगने के बाद हो जाता है ढ, यानी कि ड और ढ, ठीक है। इन दोनों को हम उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, उत्क्षिप्त यानी कि उत्क्षिप्त वर्ण हम लोग इसको क्या। अब बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है रा का प्रयोग। रा बच्चों दो प्रकार से प्रयोग में आते हैं, यानी कि उसका दो प्रकार से हमारा लोग प्रयोग करते हैं। पहला होता है रा का मूल रूप, यानी कि रा से रथ हो गया तो उसका हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा उसका प्रयोग होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा रा और रा में मैंने लगा दिया हलन, यानी कि यह जो हलन, आपको पता है कि हलन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हमारा स्वर नहीं होता तो वहाँ पे हलन लगता है। तो रा में हलंत लगाया, फिर उसके बाद मान लीजिए कोई भी वर्ण आ जाता है, जैसे कि हम लोग माँ को ही ले लेते हैं तो माँ हमारा आ गया, तो ये रा जो है ये कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा जो होता है यहाँ पे ऊपर आने वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रेप। रेप का एक उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कर्म, ठीक है। एक और उदाहरण देख लीजिए कि हम लोग लिखते हैं धर्म, तो धर्म के ऊपर ये जो रा होता है वो रेप कहलाता है। इसमें हम लोगों को सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड इसका जो दूसरा प्रयोग है वो कैसे होता है। पहले हम दूसरे में हमारा जो होता है, पहले जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, पहले व्यंजन आ जाएगा, यानी कि हम लोग कोई एक व्यंजन ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लिए गा में लगा देंगे हलन, ठीक, हलंत हो जाएगा, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। फिर दूसरा हम लोग ले लेंगे तो यानी कि ये रा यहाँ पे आ जाएंगे और ये स्वर सहित होगा, यानी कि जो वर्ण पहले आएगा उसमें स्वर नहीं है और ये जो रा आ जाएगा इसमें स्वर है। तो ये वाला रा कैसे हो जाएगा, ये चला जाएगा ग के नीचे, ये ठीक है, ग के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वर्ण के पैरों पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों पदेन, ये हो जाएगा हमारा पदेन, ठीक। ये रेप हो गया, ये ऊपर जो हमने लगाया था इसको रेप कहते हैं, यहाँ नीचे जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पदेन हो जाएगा। इसका भी हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आप लिखते हो ग्रह, ठीक, ग्रह। एक और उदाहरण देख लीजिए कि ग्रहण। यहाँ पर एक चीज को मैं और आपको ऐड करना चाहूंगी कि जो हम लोग यहाँ पे ये लगाते हैं ये रा होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां भी लोग करते हैं, इसको री समझ लेते हैं। री की मात्रा ऐसे होती है बच्चों और रा जो होता है वो ऐसे होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का उच्चारण भी अलग होता है। जैसे कि हम लोगों ने बोला यहाँ पे रा लगेगा तो हम बोलेंगे ग्रह, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे री लगा देते हैं तो ये हो जाता है री, यानी कि री वाला, ऋषि वाला जो होता है री, तो री का यहाँ पे ये री होता है, तो यहाँ पे री बोलेंगे ग्री, यानी कि ग्रह, मान लीजिए ग्री, तो यहाँ पे इन दोनों में अंतर आ जाएगा। ग्रह माने आपका नक्षत्र और गृह माने आपका घर, तो यहाँ पे इस चीज को छोटा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो लगता है ये रा होता है और ये जो लगता है वो री होता है, तो यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। एक इसका जो तीसरा प्रयोग है वो भी देख लेते हैं। तीसरा प्रयोग के अंतर्गत हमारा जो है, मान लीजिए मैंने लिखा ड, ठीक, अब ड के नीचे हलंत, यानी हलंत वाला ड आ जाएगा, प्लस हमारा आ जाएगा रा, स्वर वाला, यानी कि स्वर सहित वाला, इसको हो जाएगा हमारा ड्र, यानी कि ये हो जाएंगे ड्र, ठीक। उदाहरण भी हम लोग, इसको भी बच्चों बोलते हैं पदेन, इसको भी बोला जाता है पदेन, ठीक। पदेन जो होते हैं इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ड्रम, ठीक। ये हमारा रा का तीन तरह से प्रयोग होता है, मूल की तरह तो होता ही है, यानी कि रा से रथ वाला तो होता ही है, इसके अलावा भी इसको तीन तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि थल जो है हमारा वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम वायु लगती है, यानी कि कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे अल्प प्राण होते हैं।
अब हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन क्या है? वायु है। तो वायु जो है वो यहाँ पे कहते हैं उसको प्राण। प्राण वायु जो जाती है उसी के द्वारा तो हम लोग जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे जो वायु यानी कि वायु की जहाँ पे कम आवश्यकता पड़ती है जिन वर्णों के उच्चारण करने में, वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत ईजी है। अल्प प्राण के अंतर्गत बच्चों हमारा जो आ जाएगा वो है 1, 3 और 5। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अल्प प्राण के अंतर्गत 1, 3, 5 आता है। अभी 1, 3, 5 क्या है वो भी समझ लेते हैं। हमारा जो क से लेकर के माँ तक के जो वर्ण आते हैं, जो व्यंजन आते हैं, इसमें हमारा 5 लाइनें होती है, यानी कि 5 बोलने होते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पे क का पहला वाला जो लाइन है ये ले लेंगे, इसकी पंक्ति जो हम ले लेंगे कि क, च, ट, त और प। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला। इसके बाद हम लोग ख वाला छोड़ देंगे, दूसरा छोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा तीसरा कि ग, ज, ड, ड और ब। इसके बाद हमारा चौथा छोड़ करके हम लोग आ जाएंगे 5वें पर, ये अंगा, इया, अड़ा, न और म। तो ये हमारे जो हो जाएंगे 1, 3 और 5, यानी कि इनके रूप में। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण में हमें उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो क्या है? महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत बच्चों ये जो हमारी दूसरी लाइन थी, यानी कि दूसरी पंक्ति भी थी ये वाली, यानी कि ख, छ, ठ, ठ और फ, ये हमारे जो है दूसरी लाइन। चौथी लाइन हमने जो छोड़ी थी ख, झ, ढ, ध और भ, यानी कि ये चौथी लाइन। तो ये 2 और 4, यानी कि ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारे महाप्राण हो जाते हैं। ठीक है। अब महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे क्या हो जाते हैं? महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत 2 और 4 आते हैं। ठीक है, 2 और 4 आ गए। तो बहुत ही सरलता से आप लोग इसको समझ भी सकते हो और याद भी कर सकते हो कि अल्प प्राण के अंतर्गत 1, 3, 5 आते हैं और महाप्राण के अंतर्गत 2 और 4 आते हैं। अब इनको तो हमने समझ ही लिया कि यहाँ पर जो है कि पहली और तीसरी 5वीं लाइन हमारा अल्प प्राण कहलाता है, दूसरी और चौथी लाइन हमारी महाप्राण कहलाती है। तो ये सारे जो हम लोगों ने टॉपिक को समझा है वर्णों के उच्चारण स्थान से लेकर के महाप्राण तक, आशा कर रही हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत समझ में आ गई होंगी और भविष्य में आप इसका प्रयोग भी करेंगे। धन्यवाद।